हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी के वीडियोस बनाए हैं जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा है और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बेस हमारा इतना बढ़ गया है एंड हमारे वीडियोज़ अप्रिशिएट होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमें ये इनकरेजमेंट मिलती है कि हम और भी प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाएं जिससे सही जानकारी आप तक पहुँचे, जिससे कि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो आसान हो। तो हमारा यही एम है कि हम सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। हमने पहले भी फेशियल इम्प्लांट पे वीडियो बनाया है जिसमें कि चिन इम्प्लांट हमने डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है वो मेनली मैं चीक इम्प्लांट्स या मैलर इम्प्लांट्स पे बात करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो जब हम चीक इम्प्लांट्स की बात करते हैं तो पहले हम ये समझते हैं कि चीक इम्प्लांट्स आखिर क्यों कराना चाहते हैं लोग, क्या प्रॉब्लम होती है जिसमें कि चीक इम्प्लांट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लैक ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि उभार में अगर थोड़ी कमी लग रही है आपको कि चीक्स उतने प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं हैं, तो उसके लिए हम चीक इम्प्लांट्स या मैलर इम्प्लांट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो जब हम फेशियल इम्प्लांट्स की बात करते हैं, व्हेन वी आर असेसिंग अ फेस, जब हम देखते हैं, असेस करते हैं कि क्या कमी है, कैसे हम और अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस फेस को, और सिर्फ अट्रैक्टिवनेस के लिए ही नहीं। बहुत बार हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं जिनका ट्रॉमा हुआ हो पहले, या फिर कोई बर्थ डिफेक्ट ऐसा हो जिससे कि वो चीक बोन्स डेवलप ही ना हुए हों इतने ज़्यादा। तो उन केसेस में भी हम चीक इम्प्लांट्स का यूज़ करते हैं। तो बहुत वर्सेटाइल प्रोसीजर है चीक इम्प्लांट्स, फ्रॉम रिकन्स्ट्रक्टिव, दैट मीन्स कोई डिफॉर्मेशनल अगर प्रॉब्लम है, ट्रॉमा से हुआ हो या डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी है, टू एस्थेटिक नीड्स, ये सारी चीज़ों में चीक इम्प्लांट्स यूज़ हो सकता है। तो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल प्रोसीजर एंड आई वुड से इट्स क्वाइट एन अंडररेटेड प्रोसीजर। मतलब इसकी यूटिलिटी हम उतनी ज़्यादा समझते नहीं जितना कि इससे रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट्स बहुत प्रोफाउंड हो सकते हैं चीक इम्प्लांट्स के। इवन ड्यूरिंग एजिंग, अगर हम एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की भी बात करें तो जो चीक का एरिया है वो धीरे धीरे करके हमारा दबने लगता है। हमारा जो बोन की थिकनेस है, ये मैंने अपने एंटी एजिंग वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि एजिंग का जो प्रोसेस है इट इज़ नॉट अ सिंगल थिंग। आपकी सिर्फ स्किन एज नहीं कर रही, स्किन एज कर रही है, उसके नीचे के टिश्यूज़ जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं वो एज कर रहे हैं, उसके अंदर के बोन्स भी एज करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, लैक ऑफ प्रोजेक्शन होता है एज वी एडवांस इन एज। देन वी टॉक ऑफ ट्रॉमा ऐसा कि फेशियल फ्रैक्चर्स के जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि इनिशियली क्योंकि हमारा ज़्यादा ध्यान होता है कि हम जो बोन्स हैं उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करें, और कभी कभी एग्जैक्ट कंटिन्यूटी, प्रॉपर कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं हो पाती, कुछ एरिया ऑफ लॉस होता है बहुत बार, या फिर ड्यूरिंग द रिकवरी फेज़ वो बोन रिजॉर्व हो जाता है। तो बहुत तरीके से डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। तो उन केसेस में क्या है कि अगर हमें लगता है कि इसका सोल्यूशन चीक इम्प्लांट से निकल सकता है तो वो हम ऑप्शन रखते हैं पेशेंट के सामने। ऑफ कोर्स देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, जैसे कि मैंने फेशियल फैट ग्राफ्टिंग की भी बात की है। फेशियल फैट ग्राफ्टिंग भी बहुत वर्सेटाइल प्रोसीजर है, बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो और भी जैसे कि हेमी फेशियल माइक्रोजोमिया या जो मिड फेस हाइपोप्लेसिया कहते हैं, जिसमें कि कम डेवलप होता है, जो मिड फेस का जो एरिया है हमारा उसमें प्रोजेक्शन की कमी होती है, उन केसेस में चीक इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यूसेजेस के बहुत इट्स अ वेराइटी ऑफ यूजेज दैट द चीक इम्प्लांट हैज़। एंड जब भी पेशेंट आते हैं हमारे पास तो वो यूजुअली ये कहते हुए आते हैं कि ये हिस्सा दबा हुआ है, या फिर वो कुछ और प्रॉब्लम से आते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं, हम चीक इम्प्लांट्स अगर ऑफर करें तो शायद इनका वो सोल्यूशन निकले इन वन प्रोसीजर जो कि हम मल्टीपल प्रोसीजर से नहीं दे पा रहे। बहुत बार फेस लिफ्ट के साथ में चीक इम्प्लांट्स का रोल होता है, जैसे कि चिन इम्प्लांट्स भी मैंने फेस लिफ्ट में भी बात की थी कि चिन इम्प्लांट्स का रोल फेस लिफ्ट के साथ है। सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग प्रोजेक्शन टू द फेस, तो चीक इम्प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो ये एक ऑलमोस्ट एक इमीडिएट एंटी एजिंग प्रोसीजर है, या फिर अगर हम इसको इस तरह से समझें कि जब हम चीक इम्प्लांट्स लगाते हैं तो क्या होगा कि ये जो प्रोजेक्शन आता है उसमें स्किन भी रिक्रूट होती है। रिक्रूट होने का मतलब जैसे जो स्किन है वो नॉर्मली क्या होगा कि जब हमारा चीक प्रोजेक्शन कम है
तो वो सारी जो स्किन है वो नीचे जॉ लाइन के पास इकट्ठा हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम चीक प्रोजेक्शन देते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये जो लोअर पार्ट ऑफ स्किन है वो भी लिफ्ट हो जाती है। तो एक इमीडिएट लिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो चीक इम्प्लांट से हमें मिलता है। इसमें जो टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स आते हैं वो अलग अलग मटेरियल के होते हैं। जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट प्रेफर्ड इम्प्लांट है वो सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं। बाकी भी अलग मटेरियल के इम्प्लांट्स आते हैं जैसे टाइटेनियम इम्प्लांट्स या फिर पीक इम्प्लांट्स। ये अलग अलग तरीके के इम्प्लांट्स हैं। मेडपोर इम्प्लांट्स आर ऑल्सो देयर। सो डिफरेंट इम्प्लांट मटीरियल्स आर देयर, बट बाय फार द मोस्ट पॉपुलर इज सिलिकॉन। और इसमें एक प्री फैब्रिकेटेड मटीरियल आता है जिसमें कि वो पहले से ही वो बने हुए होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो इम्प्लांट है ये एक टिपिकल चीक इम्प्लांट है और ये जो है चीक बोन पे बैठता है वो ये वन साइड का है। ऐसे ही 2 इम्प्लांट्स होते हैं जो हम अलग अलग साइड लगाते हैं और इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें ये छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। तो इसको हम स्क्रू से फिक्स कर देते हैं ताकि वो माइग्रेट नहीं हो या स्लिप ना हो जहाँ पे हमने उसको प्लेस किया है। तो ये एक प्री फैब्रिकेटेड इम्प्लांट है। इसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं और यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा प्री फैब्रिकेटेड इम्प्लांट वी विल गेट वन ऑफ द इम्प्लांट्स विच सूट्स वंस नीड्स। लेकिन कभी कभी हमें पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट या PSI इम्प्लांट्स बनवाने पड़ते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट वो बन जाते हैं। इसके लिए हमें एक CT स्कैन की ज़रूरत होती है और उसके बाद हम उस पर देखते हैं कि कैसे कौन सा इम्प्लांट जो है वो बेस्ट मैच कर रहा है और उसके हिसाब से हम कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं इम्प्लांट्स में अगर पेशेंट की वैसी नीड हो तो हम अगर बात करें इसके प्रोसीजर की तो ये प्रोसीजर हम प्रेफर करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में करना। और ये यूजुअली जो प्रोसीजर है ये इंट्रा ओरल होता है। इसका मतलब कि बाहर कोई कट्स नहीं आते और हम स्किन पे कोई भी कट नहीं लगाते इस इम्प्लांट को डालने के लिए। अगर आप इसमें देखेंगे तो हम यहाँ से जो माउथ के अंदर से जो एरिया है वहाँ पे एक कट लगाते हैं और हम इस एरिया को अप्रोच करते हैं। एग्जैक्टली इस तरह से ये इम्प्लांट हमारे फेस पे बैठता है या चीक बोन, ये एरिया है जिसको हम चीक बोन बोलते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो हमारा चीक प्रोजेक्शन वाला एरिया है वो इस बोन की वजह से आता है और हम इसी को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं। फिर हम अंदर की तरफ से एक कट लगाते हैं और हम डिसेक्शन करते हुए ये वाले एरिया तक पहुँचते हैं। फिर हम इन इम्प्लांट को, जो कि आप स्क्रीन में ऑलरेडी देख रहे हैं, ऐसे इम्प्लांट होते हैं जिनको कि हम यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देते हैं और उसके बाद हम ये डायरेक्टली बोन पे प्लेस करते हैं और इसमें हम यहाँ पे जैसे कि स्क्रूज़ हैं उससे हम इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएं और ये हिले नहीं। और उसके बाद हम वापस आके इन जो एरियाज़ पे इस पे हम स्टिच लगा देते हैं। ये जो स्टिचेस लगते हैं ये एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते हैं या फिर गलने वाले स्टिचेस होते हैं, बट यूजुअली हम 7 to 8 डेज़ में इनको रिमूव करना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह हैं वो उसमें अटकते हैं तो माउथ हाइजीन में इशू आता है। इसलिए हम इनको 8 डेज़ में, अराउंड 7 to 8 डेज़ में रिमूव कर सकते हैं। बहुत बार वो गल के खुद ही निकल जाते हैं। इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है या अगर पहले हॉस्पिटल स्टे की बात करें तो हॉस्पिटल स्टे इसमें कोई बहुत लंबा नहीं होता। यूजुअली सेम इवनिंग ऑल्सो समटाइम्स वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट। अगर सिर्फ चीक इम्प्लांट है तो एक शॉर्ट प्रोसीजर है और या फिर अगर मान लीजिए हमने और भी इम्प्लांट्स किए हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्लांट्स करते हैं जब हम चीक इम्प्लांट्स करते हैं तो, या फिर कोई और प्रोसीजर भी करते हैं तो हम हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़े कि पेशेंट एक दिन हॉस्पिटल में रहे और वो अगले दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो डाइट है वो यूजुअली लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट हो ताकि माउथ हाइजीन का बहुत ज़्यादा इशू ना आए या माउथ हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो पाए। अब ये क्योंकि इम्प्लांट्स हैं ये लाइक अ फॉरेन बॉडी हैं तो इसलिए इसमें ज़रूरी है कि हम इन्फेक्शन से बचें और जो शुरू का जो पीरियड है वो इम्प्लांट्स के लिए सबसे क्रिटिकल होता है। एक बार जब हमारा जो म्यूकोज़ा है, जो कि हमने माउथ के अंदर से जो इंसिजन दिया था वो हमने म्यूकोज़ा में दिया था, या माउथ के अंदर का जो हिस्सा है उसको म्यूकोजल एरिया कहते हैं, तो उसमें जब हम इंसिजन देते हैं तो ऑब्वियसली उसको कवर अप होने में टाइम लगता है, हील होने में टाइम लगता है।
एंड यूजुअली इन अबाउट 2 to 3 days सुपरफिशियल हीलिंग तो हो जाती है, वो एरिया बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी हम 4 to 5 days या 6 days तक काफ़ी केयरफुल रखने को बोलते हैं। माउथ हाइजीन का जो पार्ट है वो पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं माउथ वॉशेस यूज़ करना। हर बार जब भी वो मील्स लें तो उसके बाद वो माउथ को प्रॉपरली रिंस करें या सफाई मेंटेन रखें। उसके कारण हमारा जो इन्फेक्शन का चांस है वो कम होता है। हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स भी प्रेफर करते हैं देना इनिशियल पीरियड में पेशेंट्स को, बट ये रिकवरी पीरियड बहुत लॉन्ग नहीं है। एक बार जैसे ही हमारा 5 to 7 days का टाइम बीतता है उसके बाद हमारी हीलिंग ऑलमोस्ट थोड़ी ज़्यादा स्पीडली होती है। शुरू के 5-6 दिन थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन जब भी हम इसमें ये देखते हैं कि स्वेलिंग कितनी आएगी। स्वेलिंग इसमें चीक इम्प्लांट में इनिशियल फेजेस में कभी कभी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। ये भी पेशेंट के इंडिविजुअल रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स में कभी कभी हमें पोस्ट ऑपरेटिव शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं सो दैट हमारा जो स्वेलिंग है हमारी थोड़ी जल्दी कम हो जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आए, और यूजुअली ये ट्रबलसम नहीं होती। आफ्टर अबाउट 1 week to 10 days वी सी दैट देयर इज़ रैपिड रिकवरी और अंदर का एरिया जो है वो हील करने लगता है। डे टू डे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, आप अपने ऑफिस आराम से जा सकते हैं। और यूजुअली जो पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप है वो भी बहुत लॉन्ग नहीं होता, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। शुरू के फेज़ में डेफिनेटली वी कॉल द पेशेंट इन रेगुलर इंटरवल्स सो दैट वी सी दैट देयर इज़ नो इन्फेक्शन या कोई ऐसा पेन ना हो रहा हो या हीलिंग जैसे होनी चाहिए वैसी हो रही है। तो शुरू में फॉलोअप थोड़ा सा रेगुलर होना चाहिए और धीरे धीरे करके ये सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन जैसा कि मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स में है और हीलिंग जैसे कि ज़्यादातर प्रोसीजर्स में होती है, इन अबाउट 2 months टाइम यू विल फाइंड दैट द हीलिंग इज़ रियली गुड एंड अबाउट 60 to 70% ऑफ योर हीलिंग इज़ कम्प्लीट इन 2 months टाइम। रेस्ट ऑफ द हीलिंग हैपन्स ग्रेजुअली, जिसका कि आपको डे टू डे लाइफ में इतना पता नहीं चलेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेशंस, अगेन कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट वेरी कॉमन। अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखें और हम अगर माउथ हाइजीन मेंटेन करें प्रॉपरली और जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं अगर हम प्रॉपरली लें, तो कॉम्प्लिकेशंस जनरली इट्स वेरी वेरी रेयर दैट यू लैंड अप इनटू अ कॉम्प्लिकेशन विद चीक इम्प्लांट्स, बट स्टिल देयर कैन बी इश्यूज़। एंड इफ़ यू फाइंड कि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि पेन ज़रूरत से ज़्यादा है या स्वेलिंग कुछ एक्सेस है, तो डेफिनेटली you have to come for follow-up. That is why we explain to the patients that follow-up is as important as the surgery itself. तो आपको अपने सर्जन से डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक दूसरी अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है या कह सकते हैं फॉल आउट ऑफ द प्रोसीजर है, वो ये है कि थोड़ी एसिमेट्री आपको हो सकता है कि लगे। कुछ पेशेंट्स में ये होता है, अगेन नॉट वेरी कॉमन, वेरी लो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स विल feel that it is asymmetrical. If that is the case, then you can definitely talk to your surgeon, and readjustment of implant is not a problem in such cases, because silicone implant generally अगर बाद में भी आप ये कराना चाहते हैं तो वो एक कैप्सूल बन जाता है और उसके बाद भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है सिलिकॉन इम्प्लांट को एडजस्ट करना इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पेन स्वेलिंग ये ग्रेजुअली विद टाइम सेटल हो जाते हैं, एंड दीज वी डोंट एक्चुअली काउंट एज कॉम्प्लिकेशंस. They are almost like a minor side effect of the procedure which happen to settle with time a lot. बाकी जो cheek implant का जो result है वो usually it is very pleasing and most of the patients are satisfied with the cheek implant. अगर हम alternatives की बात करें, जैसे कि cheek implant अगर नहीं कराना है तो हमारे पास क्या alternatives हैं। अगर हम non-invasive प्रोसीजर्स की बात करें तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास है वो चीक फिलर्स है, दैट मीन्स हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। मैंने हाइलुरोनिक एसिड फिलर पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि फिलर्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे करते हैं, प्रोसीजर का टाइम क्या होता है, कब हम कर सकते हैं, कब रिपीट करना होगा, क्या रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है और आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो के नीचे। आप
अगर मान लीजिए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो वो एक क्विक इन एंड आउट प्रोसीजर है एंड द रिजल्ट्स आर जनरली वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोसीजर। और भी एक मिनिमली इन्वेजिव मेथड है जिससे कि हम चीक प्रोजेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं और वो है फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग का प्रोसेस भी एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि हम यूजुअली बॉडी के किसी पार्ट से एक छोटे से कट से हम सिरिंज के थ्रू फैट निकालते हैं और उसको सिरिंज के थ्रू ही इंजेक्ट करते हैं। इसमें कोई स्कार्स या कट्स नहीं आते एंड जनरली इससे चीक का प्रोजेक्शन डिसेंटली इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन जब हम मैलर इम्प्लांट्स से कंपेयर करेंगे तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो इम्प्लांट्स हैं वो एक थोड़ा स्टिफ स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट लाइक बोन, तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो डेफिनेटली फैट ग्राफ्ट से बेटर होगी और बेटर होल्ड करेगी। फैट ग्राफ्ट अगेन उसकी थोड़ी सी उसमें जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो कम होती है। चीक इम्प्लांट्स की प्रेडिक्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है क्योंकि वो चीक इम्प्लांट्स कभी रीअब्जॉर्ब नहीं होते, एजिंग के साथ चेंज नहीं होते। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फैट ग्राफ्ट एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है और इसमें एक रिकवरी टाइम है चीक इम्प्लांट्स में। फैट ग्राफ्ट जनरली मिनिमल स्वेलिंग के साथ आपकी रिकवरी हो जाती है और इतना कोई टीडियस प्रोसेस वो भी नहीं है। तो ये तो बात हुई चीक प्रोजेक्शन की डिफरेंट वेज जो हमने डिस्कस किया, चीक इम्प्लांट्स डिस्कस किए, फिलर्स डिस्कस किया और फैट ग्राफ्टिंग डिस्कस किया। जब हम फेशियल इम्प्लांट्स की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी चिन इम्प्लांट पर डिस्कशन की हुई है और ये चीक इम्प्लांट्स मैंने डिस्कस किया। चीक इम्प्लांट्स के साथ हम बहुत बार चिन इम्प्लांट्स भी करते हैं और एक और इम्प्लांट है जो हम चीक इम्प्लांट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, वो है गोनियल इम्प्लांट्स या एंगल इम्प्लांट्स या जॉ इम्प्लांट जिसको कहते हैं। और वो यूजुअली इस एरिया में लगता है जब हमें ये विड्थ बढ़ानी हो। जैसे जब किसी की ये विड्थ कम होती है, यूजुअली ये मेल पेशेंट्स डिमांड करते हैं और उनको जब ये विड्थ कम लगती है तो हम इसके विड्थ का जो प्रोजेक्शन है, दैट मीन्स वी कैन मेक द गोनियल एंगल और द एंगल ऑफ जॉ मोर प्रोमिनेंट एंड वाइड। तो उसके लिए यूजुअली जो इम्प्लांट्स हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं और ये इस तरीके से ये एंगल इनमें बना होता है। ये यूजुअली जो ग्रूव है, इसमें ग्रूव होता है इम्प्लांट में जो यहाँ पे इजीली सेट हो जाता है और ये हमें विड्थ का प्रोजेक्शन देता है हमारे फेस पे। तो ये इन जनरल एक डिस्कशन था चीक इम्प्लांट्स और थोड़ा बहुत मैंने एंगल इम्प्लांट्स भी बताया है। आगे भी हम डिस्कशन करेंगे फेशियल इम्प्लांट्स की जिसमें कि हम जॉ इम्प्लांट स्पेशली डिस्कस करेंगे। एंड इससे बस ये है कि हम जो फेशियल प्रोफाइल चेंज चाहते हैं ये इम्प्लांट से थोड़े आसान हो जाते हैं। कभी कभी ये ज़रूर होता है कि हमें बोन सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है और हमारी जो नीड है वो इम्प्लांट से फुलफ़िल नहीं होती, या फिर कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें इम्प्लांट नहीं कराना और हमें प्रॉपर जो है परमानेंट सर्जरी या हमें कोई फॉरेन मटेरियल नहीं डलवाना एंड हमारे बोन की कंटोरिंग से हमारा जो है वो चेंज हमें करना है। तो उन केसेस में फिर हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज़ हैं जैसे कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी आती है या जॉ सर्जरी आती है, जॉ का प्रोजेक्शन बढ़ाना, उसको कम करना, विड्थ को अगर हम बढ़ाने की बात करते हैं या फिर चीक अगर हम मान लीजिए फॉरवर्ड प्रोजेक्शन लाने की बात करते हैं, तो ऑल दीज आर पॉसिबल विथ बोन द चेंजेस ऑल्सो। अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ सर्जरीज विच वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोज़ ऑल्सो। सो आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में चीक इम्प्लांट्स डिस्कस कर लिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप उन सवालों को हम तक ज़रूर पहुंचाइए। यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस वाया द गिवन फ़ोन नंबर्स। माई ईमेल ID इज़ ऑल्सो रिटन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप ईमेल से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर प्रेजेंट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आप उससे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन आई थैंक यू फॉर योर व्यूअरशिप and do keep encouraging us by your positive comments. हमें बहुत ज़्यादा उससे encouragement मिलती है और हम different topics को properly cover करने की कोशिश करते हैं so that आप जब भी ये procedure consider करें या मान लीजिए आपके कोई friend consider कर रहे हैं या कोई family member consider कर रहे हैं तो at least आप उन तक सही information पहुंचा सकें और आपका decision making process आसान हो। Thank you for watching this video and do keep watching. Keep the notification bell on so that you get the notifications for the upcoming videos. Thank you so much.